आज का हमारा टॉपिक है कोगुलेशन। क्लॉट कैसे बनता है, फिर हमारा सिस्टम इसे कैसे धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोगुलेशन। कोगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप होती है। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। कोगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिडिफाइड फॉर्म। अगर किसी जगह पे कट पड़ जाए या कोई नीडल घुस जाए या कोई इंजरी हो जाए, इस जगह पे कैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है उसको बोलते हैं हम कोगुलेशन। वहां पे पहले क्लॉट बनता है, क्लॉट फॉर्मेशन, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप होती है। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले हम ब्लड वेन, ये ब्लड वेन के अंदर से है एंडोथीलियल सेल लाइनिंग, एंडोथीलियल सेल्स। ये जो हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स होती है, ये क्या करती है, इसका काम होता है ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखना, ब्लड फ्रीली फ्लो करे इसमें से। एंडोथेलियल सेल स्क्रीट करती है सर्टेन केमिकल्स, इनमें से आता है नाइट्रिक ऑक्साइड आता है या PgI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स आते हैं। उनका काम होता है प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट रखना जिससे क्लॉट ना बने। चलिए, अगर हम इसमें एक नीडल घुसाई, हमने वेन में हमने नीडल घुसाई, हमने ब्लड सैंपल ले लिया, वहाँ पे एक पंक्चर हो गया, वहाँ पे ये सेल्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये एंडोथेलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, ये जो एंडोथेलियम है ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे, पहले ये एंडोथेलियल सेल स्क्रीट करती थी एंटीकोगुलेंट्स, ये स्क्रीट करती थी एंटीकोगुलेटेड मटेरियल। लेकिन अब क्या होता है, अब यही एंडोथेलियल सेल्स करती है स्क्रीट कोगुलेटिंग एजेंट्स। अब क्या होता है, ये जो कट पड़ गया, अब यहाँ से जो भी प्लेटेट गुजर रही है, जो भी RBC गुजर रही है, वो लीक आउट होती है इसी पंक्चर से। असल में प्लेटलेट्स का मेन इशू होता है, दीज प्लेटलेट्स लव टू बाइंड विद सब एंडोथेलियम। ये हम सब एंडोथेलियल लाइनिंग बनाएंगे, ये एंडोथेलियल के नीचे होती है सब एंडोथेलियल सेल लाइनिंग। लेकिन होता क्या है, ये प्लेटलेट जो है ये सब एंडोथेलियल को टच कर लेती, ये सब एंडोथेलियल को टच कर लेती, लेकिन बीच में इसके आते हैं एंडोथेलियल लाइन्स। जो एंडोथेलियल सेल्स है, जो ये नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स है, वो मैंने पहले ही बोला था आपको, ये स्क्रीट करती है कुछ केमिकल्स। इसमें आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें आता है हमारा PgI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स हम बोलते हैं इनको, और स्क्रीट करता है ADP डीफॉस्फेटेजेस, ADP डीफॉस्फेटेजेस। असल में ये लास्ट में ये पढ़ेंगे हम, ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2, इनका काम होता है प्लेटलेट को रिपल करना, प्लेटलेट को इनएक्टिवेट रखना, प्लेटलेट को एक्टिवेट होने से बचाना। ये इस प्लेटलेट को सब एंडोथेलियल लाइनिंग से टच करने नहीं देती। ये होता है काम इन नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 का। और जो ये अब डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल लाइनिंग है, ये क्या स्क्रीट करती है, ये करती है स्क्रीट वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर। पहले ही ये स्क्रीट करती है एक केमिकल, वैक्सी केमिकल वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर। प्लेटलेट अब इस पे चिपक जाती है। होता क्या है, जो ये प्लेटलेट है इस पे होते हैं रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स होते हैं वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर के लिए। इनका नाम होता है GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ये रिसेप्टर जब वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती है प्लेटलेट। ये आपको दिखाते हैं, ये बड़ी प्लेटलेट बनाऊंगा मैं, थोड़ी सी प्लेटलेट इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं मैं। जो ही ये रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, इन कॉन्टैक्ट ऑफ वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर के आता है, तो ये एक एंजाइम एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट के अंदर। उस एंजाइम को बोलते हैं हम फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज। ये फॉस्फोलाइपेज प्लेटलेट के अंदर फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, ये फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट करता है इनको इनटू ऑर्किडोनिक एसिड, इट कन्वर्ट्स इट इनटू
ऑर्किडोनिक एसिड। फिर इस ऑर्किडोनिक एसिड पे एक्ट करता है हमारा साइक्लोऑक्सीजनेस। एक एंजाइम होता है प्लेटलेट के अंदर जिसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस। ये एंजाइम इस ऑर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है प्लेटलेट से बाहर। प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट से बाहर रिलीज होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 अब रिलीज हो गया प्लेटलेट से बाहर। इसका काम होता है वेसो कंस्ट्रक्शन करना। ये होता है हमारा वेसो कंस्ट्रक्टर। और इसका काम होता है, जो इसका मेन काम होता है वो है, यह है प्लेटलेट एग्रीगेटर। एक तो इसने वेसो कंस्ट्रक्शन की और ये करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। इस थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम होता है ये जो यहाँ पे कट पड़ गया है इसको नैरो करना, इसको कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना। इससे पहले यहाँ से ब्लड लीक हो रहा था, अब जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ब्लड लीकेज कम हो जाएगी। इसका मेन मोटिव यही होता है कि ब्लड लीकेज कम हो जाए, ये होता है इसका काम। फिर है प्लेटलेट एग्रीगेशन। इन प्लेटलेट एग्रीगेशन से क्या होता है, यहाँ से जो भी प्लेटलेट ब्लड में से फ्लो हो रही है ये इसको अट्रैक्ट करके अपने ऊपर एग्रीगेट कराती है। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, इन प्लेटलेट्स को एक हिसाब से दावत देती है अपने ऊपर चिपकने की। फिर ये प्लेटलेट्स इस पे चिपक जाती है और ये एक क्लम्प जैसा बना देती है। ये इस थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम होता है। इसके बाद क्या होता है, चलिए, ये प्लेटलेट्स अब वॉन विलिब्रेंड्स फैक्टर के ऊपर आ गई और ये एक्टिवेट भी होने लगी। अब एक्टिवेट होने से ये केमिकल्स भी बाहर छोड़ने लगी। केमिकल क्या है, ये है इनका केमिकल जो है वो है थ्रोम्बोक्सिन A2। ये अब थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करने लगी। थ्रोम्बोक्सिन A2 से क्या होता है, बाकी प्लेटलेट्स इसके ऊपर चिपक जाती है, बाकी प्लेटलेट्स इन पे चिपक जाती है। फिर वो भी एक्टिवेट होती है, वो भी धीरे 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 इस पे क्लम्प जैसा बना देती है। चलिए, एक प्लेटलेट आ गई यहाँ से, ये चिपक जाती है इस पे। यहाँ से भी प्लेटलेट आ गई, ये भी चिपक गई इस पे। यहाँ से प्लेटलेट आ गई, ये भी चिपक गई इस पे। इससे क्या होता है, इससे प्लेटलेट्स अब एक्टिवेट होने लगी। चलिए, प्लेटलेट्स बनाएंगे यहाँ से। ये प्लेटलेट्स आ गई इसके ऊपर। अब क्या होता है, अब प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स जो है, प्लेटलेट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो अब फंक्शन में आ जाते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट होने के साथ साथ क्या होता है, प्लेटलेट के ग्रैन्यूल्स जो है, अंदर के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इस प्लेटलेट में, वो सेल मार्जिन पे आ जाते हैं, वो सेल सरफेस के नज़दीक आ जाते हैं। इसमें होते हैं यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स। एक होता है अल्फा ग्रैन्यूल्स और होता है डेल्टा ग्रैन्यूल्स। अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें और होते हैं इसमें डेल्टा ग्रैन्यूल्स, जो ये मार्जिन पे प्लेटलेट्स के आ गए। डेल्टा ग्रैन्यूल्स सिक्रेट्स SAC, आप याद रखिए SAC, सैक, SAC सैक। S stands for serotonin, and A stands for ADP, C for calcium। सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम। सेरोटोनिन का काम होता है फिर से वेजो कंस्ट्रक्टर। सेरोटोनिन जब सिक्रीट हो गया, फिर से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। ये सारी सेल जो एक्टिवेट हो गई इस पे, ये क्लॉट थोड़ा सा छोटा सा क्लॉट बनने लगा, इस पे एक्टिवेट हो गई, ये सिक्रीट करने लगे ये केमिकल्स, सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम। सेरोटोनिन से क्या होता है, फिर से वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अगर किसी जगह पे थोड़ा सा हल्का सा फिर लीकेज है, ये फिर से वेजो कंस्ट्रक्ट करती है। जो ये ADP होता है, ADP का काम होता है बाकी प्लेटलेट्स जो वहाँ से गुजरती है, ब्लड में से बाकी प्लेटलेट्स गुजरती है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है, इनएक्टिव होती है, उनको एक्टिवेट कर देना, उनके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देना और उनको अपने ऊपर खींचना, ये होता है काम ADP का। फिर रह गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमें क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, इसके बाद उसकी बात भी करेंगे कैल्शियम किस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ता है। चलिए, फिर रह गया हमारा अल्फा ग्रैन्यूल्स। अल्फा ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, पहले अल्फा ग्रैन्यूल जो होते हैं ये करते हैं मोस्टली सिक्रीट क्लॉटिंग फैक्टर्स।
क्लॉटिंग फैक्टर्स यूजुअली सिक्रीट होते हैं लिवर से, लेकिन एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे सम प्लेटेड ग्रैन्यूल्स सिक्रीट क्लॉटिंग फैक्टर्स आल्सो, जिसमें आता है हमारा फाइब्रिनोजन, जिसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है फाइब्रिनोजन और फैक्टर नंबर 5 और 8, ये लिवर भी प्रोड्यूस करता है, लिवर भी प्रोडक्शन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स करता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट प्लेटेड ग्रैन्यूल्स भी ये सिक्रीट करते हैं। ये फाइब्रिनोजन और फैक्टर नंबर 5 और 8 इसके बाद हमें क्लॉटिंग में नीड होगी इनकी। इसके बाद ये सिक्रीट करता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रिनोजन और इनका तो पता ही है, ये हमें क्लॉटिंग में ज़रूरत पड़ते हैं। फाइब्रिनोजन और फैक्टर नंबर 5 एंड 8 इसके बाद जो क्लॉटिंग होगी, लेकिन ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है इसका काम होता है लास्ट में। इस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का काम होता है फाइब्रोब्लास्ट्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पे डिवाइड कराना, फिर उससे रिजनरेशन होती है, नए से एंडोथेलियल सेल्स बनती है और यहाँ पे परमानेंटली सील होता है ये इंजरी, और धीरे धीरे करके ऊपर वाला क्लॉट फिर डिजॉल्व होता है और ये इंजरी ठीक हो जाती है। चलिए आगे। अब हम प्लेटेट, थोड़ा सा एक स्टेप रह गया, ये प्लेटेट हम फिर से एक बनाएंगे। प्लेटेट में जब वो फास्फोलाइपेज एक्ट किया था उन्होंने फास्फोलिपिड्स पे, फास्फोलिपिड्स कन्वर्ट हुई थी आर्किडोनिक एसिड में, फास्फोलिपिड्स पे एक्ट किया था, फास्फोलिपिड्स कन्वर्ट हुई आर्किडोनिक एसिड में, आर्किडोनिक एसिड फिर कन्वर्ट हुआ था थ्रोम्बोक्सिन A2 में। यहाँ पे जो एंजाइम हमें ज़रूरत आता है उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेस, जो इसे कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बोक्सिन A2। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कोई ड्रग लेता है जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड्स हो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेता है, हमारा क्या ड्रग होता है ये, एस्प्रिन। एस्प्रिन में क्या होता है, इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड्स होते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड्स। ये सैलिसाइक्लिक एसिड्स क्या करते हैं, ये जाके यहाँ पे ये जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेस, इसको बाउंड करके इनएक्टिवेट कर देते हैं। इस इनएक्टिवेशन से क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज नहीं होता। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज नहीं हुआ तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं हो जाएंगी। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं हो जाएंगी तो बाकी प्लेटलेट्स जो है वो इस पे अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगी और क्लॉट नहीं बन सकेगा। ये थोड़ा सा रह गया था आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एस्प्रिन जो है ये एक सैलिसाइक्लिक एसिड वाला ड्रग है जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर कोई पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाला सैलिसाइक्लिक एसिड लेता है, वो सैलिसाइक्लिक एसिड लेना छोड़ दे, क्योंकि इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, इससे क्लॉट बनने में प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे। हमारा जो लिवर है ये प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। A few are released by the platelets। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स से क्या होता है, दो पाथवे हमारे हैं जो स्टार्ट होते हैं, एक का नाम है इंट्रांसिक पाथवे और होता है एक्सट्रांसिक पाथवे। ये होते हैं क्लॉटिंग पाथवेज। क्लॉटिंग कैसे होती है, इसके बाद ये हमारा पहले प्राइमरी प्लग था, अब ये कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी प्लग। अब सेकेंडरी प्लग बनता है क्लॉटिंग फैक्टर्स से। यूजुअली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये हमारे ब्लड में एवरी टाइम प्रेजेंट होते हैं, हर वक्त ये हमारे जिस्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिवेट कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं जब ये इन कांटेक्ट ऑफ डैमेज्ड एंडोथेलियम, या जब ये कांटेक्ट में आते हैं प्लेटलेट, एक्टिवेटेड प्लेटलेट के कांटेक्ट में, या डैमेज्ड एंडोथेलियल के कांटेक्ट में जब आते हैं, या जब प्लेटलेट्स किसी जगह पे एक्टिवेट हुई होती है उनके कांटेक्ट में आने से ये इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जब ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। ये फैक्टर नंबर 12 जब इन कांटेक्ट ऑफ डैमेज्ड एपिथेलियल सेल्स और इन कांटेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। दिस बिकम्स एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12। ये एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12
अब एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 11 को। फैक्टर नंबर 11, ये फैक्टर नंबर 11 अब एक्ट्स अपॉन फैक्टर नंबर 9 and activates factor number 9, activates factor number 9. Now factor number 9 activates factor number 10 in presence of factor number 10 in presence of calcium, phospholipids and factor number 8. ये जो हमारा कैल्शियम है ये प्लेटलेट्स से भी रिलीज होता है। जो हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स जो एक्टिवेट हुए थे, उनसे ये कैल्शियम रिलीज होता है। ये कैल्शियम इस क्लॉट बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज कर देता है। जो ये फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं प्लेटलेट सरफेस पे। प्लेटलेट सरफेस के फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इनके साथ अटैच होके ये रिएक्शन होती है। दैट मीन्स जो ये रिएक्शन होती है ये प्लेटलेट सरफेस के ऊपर होती है, प्लेटलेट सरफेस के साथ होती है। इसके बाद जो हमारा फैक्टर नंबर 10 है ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को और कन्वर्ट करता है इसको थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स fibrinogen which is a soluble form and is converted into fibrin which is insoluble form. ये जो insoluble fibrin बन चुका है, अब ये fibrin बनाता है threads like structures over this clump. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर नंबर 5 की। फॉस्फोलिपिड्स आपको पता ही है, फॉस्फोलिपिड्स ये प्लेटलेट्स की सरफेस पे, और फैक्टर नंबर 5 रिलीज होता है प्लेटलेट से भी और लिवर भी रिलीज करता है। अब बनता है इस पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिससे ये प्राइमरी क्लॉट क्या है ये बंद हो जाता है। प्राइमरी क्लॉट बंद हो जाता है। अब फाइब्रिन कन्वर्ट करता है फैक्टर नंबर इनएक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13 को कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13। अब ये फैक्टर नंबर 13 क्या करता है? ये एक्ट करता है अपॉन दिस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर पे ये क्रॉस लिंकिंग डालता है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइबर्स, जिससे ये प्राइमरी प्लग होता है कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी प्लग। इस सेकेंडरी प्लग में ट्रैप होती है आरबीसीज भी, डब्ल्यूबीसीज भी, प्लेटलेट्स भी, और ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इससे पहले हमने बात की थी जब प्लेटलेट्स के जो ग्रैन्यूल्स है जब वो एक्टिवेट हो रहे थे उनमें अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स थे। अल्फा ग्रैन्यूल्स सिक्रीट कर रहे थे फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 8, और उसके लास्ट में रह गया था जो मैंने बोला था कि ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये था प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। बाकी सब फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 5 और 8 इस्तेमाल हो गए, लेकिन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है ये लास्ट में इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? ये प्लेटलेट, ये जो क्लम्प बन गया इसके नीचे फाइब्रोब्लास्ट्स को अट्रैक्ट करता है और उनको प्रोलिफरेट कराता है। प्रोलिफरेट होने से ये सेल्स जब मल्टीप्लाई हो गई ये एक सब एंडोथेलियल लाइनिंग बनाते हैं नीचे से, और उसके ऊपर से एंडोथेलियल सेल लाइनिंग बना देते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये इंजरी जो थी ये पूरी तरह से क्योर हो जाती है, पूरी तरह से सील हो जाती है नीचे से, और फिर ऊपर से जो ये क्लॉट है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होके नीचे से सेल लाइनिंग बनी होती है। ये था हमारा इंट्रांसिक पाथवे। अब स्टार्ट होगा हमारा एक्सट्रांसिक पाथवे। एक्सट्रांसिक पाथवे हमारा स्टार्ट होता है जब हमारी जो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स है ये सिक्रीट करती है टिश्यू फैक्टर। ये जो टिश्यू फैक्टर है ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है फैक्टर नंबर 8 को। फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर नंबर 8 इन टर्न एक्टिवेट्स फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 इन टर्न एक्टिवेट्स
फैक्टर नंबर 10, ये जो 10 है ये एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर नंबर 8 से। जब ये फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होता है, इट एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन एंड कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिन इस पे फिर ये फाइब्रिन थ्रेड्स लाइक बना देता है जो इंसॉल्युबल होते हैं। ये पाथवे है ये थोड़ा शॉर्ट है, इंस्टेड ऑफ इंट्रांसिक पाथवे बड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा है। पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट कर देता है 11 को, 11 फिर कर देता है 9 को, 9 10 को, 10 फिर प्रोथ्रोम्बिन को, फिर थ्रोम्बिन को। ऐसे ये स्टार्ट होता है टिश्यू फैक्टर से, टिश्यू फैक्टर डायरेक्टली करता है फैक्टर नंबर 8 को, फैक्टर नंबर 8 डायरेक्टली फैक्टर नंबर 10 को, 10 से स्टार्ट होता है वही पाथवे। इससे थोड़ी सी प्रोसेस जो है ये फास्ट हो जाती है, ये भी हमारा क्लॉट बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ये होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये क्लॉट जो बन गया, ये क्लॉट डिसॉल्व कैसे होता है? ये जो क्लॉट बन गया ये डिसॉल्व कैसे होता है? इससे पहले हमने बात की थी, हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स, हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स होती है, इस क्लॉट के नज़दीक जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स होती है वो सिक्रीट करती है बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन्स और ADP डीफॉस्फेटेजेस। इनका काम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है। ये जो ADP डीफॉस्फेटेज है, ये इस ADP को, जो ADP एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स सिक्रीट कर रही थी जिससे अदर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रही थी, इस ADP को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, इस ADP को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट, मोर प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं हो जाती है। ये ADP इसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब रह गई बात नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो एक रिसेप्टर होता है प्लेटलेट पे, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब रह गया हमारा PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स। ये भी सेम यही काम करता है कि इस ग्लाइकोप्रोटीन 1b को डीएक्टिवेट कर देता है, और इसका काम है, एडिशनल काम ये है कि ये एक वेजोडाइलेटर है, ये वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेस ब्लड इन कांटेक्ट ऑफ इस क्लम्प के आता है, बाकी ब्लड सीधे जाता है, जिससे क्लम्प बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्दी एंडोथेलियल सेल सरफेस पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंटी कोगुलेशन का काम करते हैं, जिनमें एक है हमारा हेपरॉन सल्फेट। हेपरॉन सल्फेट का काम होता है, जो हमारे ब्लड में पहले ही मौजूद होता है एंटीथ्रोम्बिन 3, उसको एक्टिवेट कर देना। ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है ये लिवर प्रोड्यूस करता है, ये आता है हमारा लिवर से, एंटीथ्रोम्बिन 3। ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो इन कांटेक्ट ऑफ हेपरॉन सल्फेट आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये अगर हम बनाएंगे एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल, जो ही ये इन कांटेक्ट ऑफ दिस हेपरॉन सल्फेट आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, मानो इसके दांत निकल आते हैं। ये आगे इसके दांत। इसका काम होता है, जब ही यहाँ से कोई भी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन इसकी तरफ आ गया, ये उसको डीएक्टिवेट कर देता है, उसको खा देता है। उसको इस आ गया थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल इसके मुंह में, और ये उसको डीएक्टिवेट कर देता है, उसको बर्स्ट कर देता है। इसके अलावा इट डीएक्टिवेट्स फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 12। ये इन सारे फैक्टरों को डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ से अगर कोई फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो इसकी तरफ आके डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब है हमारा और एक प्रोटीन जो हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग पे होता है, हमारी हेल्दी एंडोथेलियल लाइनिंग पे। इसका नाम है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन, अगर इसका नाम जान के ही आपको पता चलेगा कि इट मॉड्यूलेट्स द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। इट मॉड्यूलेट्स द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। जब कोई थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल वहाँ से आता है, क्लॉटेड फॉर्म से यहाँ की तरफ हेल्दी टिश्यू की तरफ आता है एक थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल, ये उस थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को मॉड्यूलेट कर देता है, उसकी फंक्शन को मॉड्यूलेट कर देता है, और एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन सी को। जो प्रोटीन सी हमारे ब्लड में पहले ही मौजूद होता है।
फिर ये प्रोटीन सी क्या करता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को। इट डीएक्टिवेट्स द फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। इस तरह फैक्टर नंबर 5, 8 भी डीएक्टिवेट हो गया, 11, 12, 9 भी डीएक्टिवेट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन भी डीएक्टिवेट हो गया। अब रह गया हमारा फाइब्रिन। जो हमारी हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स है, ये और एक प्रोटीन सक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इस प्रोटीन का काम क्या होता है? इसका काम होता है लिवर से जो भी प्लाज्मिनोजन मॉलिक्यूल आता है, ये उस प्लाज्मिनोजन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजन होता है इनएक्टिवेट फॉर्म में, प्लाज्मिन होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में। ये प्लाज्मिन एक्टिवेट होके यहाँ पे इस क्लॉट की तरफ आता है और इस फाइब्रिन को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। दैट मीन्स अब मसला हो गया फाइब्रिन का भी सॉल्व, ये इस क्लॉट को धीरे धीरे डिजॉल्व कर देता है। क्लॉट जब धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, नीचे से एक सेल लाइनिंग बनी होती है विद बाय द हेल्प ऑफ प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ने जिन फाइब्रोब्लास्ट को यहाँ पे लाया था, उनको एक्टिवेट कराया था, उससे ये नीचे सील हो जाता है। ये था हमारा